Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with knowledge and curriculum, जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का, जिसके हम कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे करिकुलम फ्रेमवर्क यानी पाठ्यचर्या रूपरेखा। मतलब इसका फ्रेमवर्क कैसा है, किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है हमारी पाठ्यचर्या की यानी करिकुलम की। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या है पाठ्यचर्या और कैसे इसकी रूपरेखा तैयार होती है। सो फर्स्टली, पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य एक ऐसी बात से है जो एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है, ऐसी रूपरेखा को प्रेजेंट करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक व स्कूल यानी जो हमारे शिक्षक टीचर्स होते हैं या स्कूल होते हैं उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं जो उनके अनुसार मतलब उनके अनुसार बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। मतलब उनके लिए उनके बेनिफिट्स को निकाल सकते हैं एक तरीके से। शैक्षिक उद्देश्यों यानी जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या की परिकल्पना ऐसी संरचना के रूप में की गई है। मतलब जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको ऐसा बनाया गया है जो इन आवश्यक अनुभवों, जो एक्सपीरियंसेस जिसकी नीड है, जो जिसकी ज़रूरत है, उन अनुभवों को स्पष्ट रूप से मुखरित कर सके। इसके लिए पाठ्यचर्या के कुछ बुनियादी प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा करिकुलम है उसका फ्रेमवर्क ऐसे तैयार किया गया है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाभप्रद हो, यानी उनके लिए बेनिफिट हो उसका कुछ विदाउट बेनिफिट ना ही कोई शिक्षा हासिल करेगा और ना ही कोई इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ने आएगा। जो स्कूल होता है वो डायरेक्ट मेथड के लिए होता है, और डायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं टीचर्स, जब उनके पास एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा, एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा, तभी वो डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनके पास एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है पूरा एक तरीके से कि हमें इस कक्षा में इस तरीके से ये टॉपिक्स इस सीक्वेंस में पढ़ाने हैं स्टेप वाइज। ये चीज़ें डिज़ाइन नहीं की जाएंगी, मतलब हमारा करिकुलम डिज़ाइन नहीं किया जाएगा तो बच्चों को इसके लाभ नहीं मिल पाएंगे। उनको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, चाहे उनके सिलेबस से रिलेटेड हो, उनको वो कंटेंट समझ में आए या ना आए। तो ये चीज़ है कि करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल जो है उसको देख के कि इस कक्षा के बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होता है और वो किस तरीके से किस टॉपिक को लर्न कर सकता है, उसके हिसाब से वो टॉपिक्स या वो टाइटल्स उसके अंदर हमारे करिकुलम या सिलेबस के अंदर ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर है स्कूल। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं इसकी। स्कूल किन शैक्षिक उद्देश्यों को, मतलब किन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करें। मतलब क्यों डिज़ाइन करा जाता है फ्रेमवर्क कि जो उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाए इसके अंदर। नेक्स्ट है इन उद्देश्यों के लिए कौन से शैक्षिक अनुभव कारगर होंगे। ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर। थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये शैक्षिक अनुभव किस प्रकार सार्थक रूप से नियोजित किए जा सकते हैं। और फोर्थ है इसी के अंदर, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शैक्षिक उद्देश्य वाकई पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक करिकुलम के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए उठते हैं कि हमें क्यों करिकुलम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इस संदर्भ में यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो हमारा जो नेशनल करिकुलम है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को देखा गया तो उस समय जो इसकी रूपरेखा, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 2000, उसको देखा जाए तो इसका एक निर्माण है वो विशेष रूप से बच्चे पर बढ़ते पाठ्यचर्या के बोझ की समस्या को संबंधित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 है उसको देखा जाए तो इसका निर्माण विशेष रूप से, मतलब स्पेशली क्यों इसका निर्माण किया गया, क्यों इसको बिल्ड किया गया, क्यों, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन में जो बढ़ते पाठ्यचर्या के बोझ की समस्या को संबंधित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो इसलिए इसका निर्माण किया गया है ताकि बच्चों का जो बोझ है पाठ्यचर्या का, जो वाइडर लेवल पे है, उसके बोझ को कम करना। नेक्स्ट है इसकी रिपोर्ट में
समिति ने इस बात की ओर इंगित किया, मतलब इस बात की ओर इंगित किया कि स्कूलों में शिक्षा पढ़ाई तब तक एक आनंदपूर्ण अनुभव नहीं हो सकती जब तक बच्चों के संबंध में हम अपनी इस समझ को ना बदल लें कि बच्चे ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र हैं और पुस्तकें ही परीक्षा का आधार हैं। मतलब जब तक जो हमारी पढ़ाई है या शिक्षा है वो आनंदपूर्ण जॉयफुल नहीं होगी तब तक बच्चों को उस चीज का अनुभव नहीं मिलेगा। जब तक बच्चों के संबंध में हम ये सोचेंगे कि बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं, सिर्फ एक ग्रहण करता है, मतलब उनको सोशली नहीं जोड़ा जा रहा अगर स्टडी से, तो उनके पढ़ने का कोई जो एक होता है बेनिफिट नहीं है। और पुस्तकें परीक्षा का आधार है, मतलब पुस्तकें सिर्फ परीक्षा का आधार नहीं है, उनको सोशली जोड़ना पड़ेगा हर चीज में। नेक्स्ट हम देखेंगे, यह सब देखते हुए शिक्षा बिना बोझ के यानी लर्निंग विदाउट बर्डन ने पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की रूपरेखा में विशेष परिवर्तन लाने की सिफारिश की। यानी उन्होंने क्या सिफारिश की कि जो बच्चों के ऊपर बर्डन है पुस्तकों का, पाठ्यक्रम का, जो एक वाइडर लेवल पे उन्हें दिया गया है, उसको इस तरीके से नहीं बनाया गया, इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया कि बच्चे उसको फ्रीली माइंड से मतलब फ्री होके पढ़ सके, सोशली उसको एक तरीके से सोसाइटी से जोड़ा जाए। ये नहीं है कि मतलब बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान मिल रहा है, उनको उस चीज से अपनी लाइफ को कनेक्ट करना है कि ये हमारी लाइफ से भी, जो ये स्टडी हम कर रहे हैं ये हमारी लाइफ से भी कनेक्टेड हो। नेक्स्ट है, इस बात की सिफारिश की कि समाज की इस मानसिकता, जो समाज की मेंटालिटी है उसमें बदलाव आना चाहिए कि बच्चे पर उग्र रूप से प्रतिस्पर्धा बनने व असामान्य योग्यता दर्शाने का दबाव ना डाला जाए। नेक्स्ट है, इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा की शिक्षा का अनुवाद किया गया था, उस समय पर इसकी रूपरेखा का अनुवाद किया गया था। हर विषय हेतु पाठ्यक्रम जो है निर्धारण किया गया, जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा जो करिकुलम है वो हर विषय के लिए अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया गया। मतलब हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्यों तैयार की गई, ताकि बच्चों के ऊपर जो लर्निंग विदाउट बर्डन अप्लाई करना था, कि लर्निंग जो है वो विदाउट बर्डन हो, बिना किसी बोझ के वो लर्निंग करें अपनी लाइफ से रिलेट करके, उस चीज को बढ़ावा मिले। इसीलिए उनके पाठ्यक्रम को, उनके करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो, या उनसे, उनकी लाइफ से या उनकी सोसाइटी से रिलेटेड वो उस चीज को कनेक्ट ना कर पाए। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये सारी समस्याएं जो थी उनसे निजात पा सके। सो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो करिकुलम है उसका फ्रेमवर्क किस तरीके से किया गया। फर्स्ट है इसके अंदर फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, नेक्स्ट है अजम्पशन ऑफ कंसिडरिंग ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी, थर्ड है हमारा एपिस्टेमोलॉजी अबाउट लर्निंग, फोर्थ है हमारा अजम्पशन अबाउट लर्निंग। इसमें नेक्स्ट है हमारा अजम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड्स कंटेंट। देन इसके बाद हम देखेंगे करिकुलम कोर, इसके अंदर है एम ऑफ एजुकेशन, स्टेजेस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर गुड मेथड्स, एंड लास्ट वन क्राइटेरिया फॉर गुड मटेरियल। एंड इसके अंदर नेक्स्ट है करिकुलम डिटेल्स, करिकुलम ऑफ सिलेबस, सॉरी डिटेल ऑफ सिलेबस, नेक्स्ट है रिकमेंडेड क्लासरूम पैचेस, नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मटेरियल्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जो हमारा नॉलेज और करिकुलम सब्जेक्ट है उसके अंदर करिकुलम फ्रेमवर्क यानी पाठ्यचर्या रूपरेखा का क्या एक तरीके से रोल है, जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसको किस तरीके से उसका फ्रेमवर्क किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार की जाए कि बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल हो, बच्चे उससे बोर ना हो, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन ना हो, बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। बच्चों के आईक्यू के हिसाब से, बच्चों की मेंटालिटी के हिसाब से, जिस तरीके की वो एक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो उतना ही लेवल एक होना चाहिए उनका जितना वो पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि 4th क्लास का बच्चा है तो आप उसको 8th क्लास का करिकुलम पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज उसको नहीं पढ़ानी है। मतलब उसका एक तरीके से जो लेवल है उस हिसाब से हमें अपने करिकुलम को डिजाइन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।